जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुबान खल्क़ में खुशामदीद। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज माली साल 2020 और 2021 का वफाकी बजट पेश किया गया है। पीटीआई हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश किया है, तो इसमें काफ़ी कुछ देखने को नज़र आ रहा है। आम आदमी के लिए तो ये खासा जो है बजट वो कारआमद साबित हो रहा है, नज़र आ रहा है। और इसमें काफ़ी रिलीफ्स दिए गए हैं और नज़र आ रहा है कि ये जो बजट है ये तमाम दोस्तों का। लेकिन क्या ये बजट जो है वो बाकी हुकूमत के बाकी दावों की तरह और वादों की तरह है, सबलबाग दिखाए गए हैं, या इसमें पीछे भी कोई चीज़ है? इसके बारे में हम आसिफ भाई से मालूम करेंगे। और इसमें जैसा कि मुख्तलिफ सेक्टर्स को इन्होंने फ़ायदा भी दिया है, तामीराती शोबे को दिया है, केमिकल्स को दिया है, और आला तालीम के लिए भी काफ़ी कुछ इन्होंने मुख्तस किया है, और तलीमी निज़ाम और सेहत के लिए भी इन्होंने शायद कुछ किया है। और जो है सबसे बड़ी बात हमारी बदनसीबी थी कि अभी तक पाकिस्तान का कोई ब्रांड नहीं था। हम लोगों के ब्रांड्स के लिए इधर डेवलपमेंट करके और वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो इन्होंने मेड इन पाकिस्तान का एक अच्छा इनिशिएटिव मेरी नज़र से गुजरा है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने लिया है। बाकी जो है सनती खाम माल पर ड्यूटी इन्होंने एग्जाम्प्ट कर दी है, और एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट है जो टैक्स का, उसको उसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 15 दिन के अंदर अंदर कर दिया है। ये तो बहुत अच्छे इकदाम है। लेकिन आसिफ भाई की नज़र में इसका क्या इफेक्ट आएगा, और जो है वो आवाम दोस्त है कि नहीं, या इसमें क्या क्या लकूने इन्होंने पीछे रखे हैं, ये जानते हैं। जी आसिफ भाई, आपके ख्याल में ये जो बजट आज बोला गया है, क्या ये आवाम दोस्त है या आवाम के खिलाफ है? ये ताजरों के लिए अच्छा है या आम बंदों के लिए अच्छा है? जी मई साहब, बजट ये पीटीआई का दूसरा बजट है, लेकिन इसमें जो दामाद गवर्नमेंट को उठाने चाहिए थे, जी जी, बदकिस्मती से वो नहीं उठा सके। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी आई हैं नजर, तो लेकिन इसका डायरेक्टली आम आदमी को, जो हमारा एक मजदूर तबका है, उसको कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि मुल्क में साल बाजारी बढ़ी है। पिछले एक साल में मुल्क में महंगाई का दौर है, मुख्तलिफ चीज़ों का बहरान रहा। जैसे कभी चीनी का बहरान आ गया, कभी किसी चीज़ आटे का बहरान आ गया, कभी किसी चीज़ का अभी बहरान हम आ गया। बहरानों से गुजर रहे हैं। आटे का बहरान अभी भी है, पेट्रोलियम की वो मसनूआत की अभी भी किल्लत महसूस हो रही है। मुख्तलिफ ये जो चीज़ें इस हुकूमत में आई हैं, इस गवर्नमेंट में जो इस बजट में गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना चाहिए था, हमें ये कोरोना के सिनेरियो में देखते हुए गवर्नमेंट ने उसको भी नज़रअंदाज कर दिया। हमें एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए था। एक बहुत बड़ी आफत जो है हमारे सर पर मंडरा रही है, हुकूमत उसकी तरफ से मुकम्मल तौर पर गाफिल नजर आती है। मई साहब देखें, ये सिक्योरिटी की किस आप सेंस में कह रहे हैं? मैं एक्चुअली जो बात कर रहा हूँ, मैं फूड सिक्योरिटी के हवाले से कर रहा हूँ, क्योंकि एक जो ये टेडी दिल का हमला है, इसने तकरीबन मुकम्मल फसलें जो हैं हमारी तबाह कर दी हैं। और हमारे पास जो मुस्तकबिल में कोई नज़र नहीं आ रही कि हम अपनी जो खुराक के हवाले से जो है कि उसके लिए भी सतह कर सकें, और उसको इस बजट में शामिल किया जाना चाहिए था। बिल्कुल किया जाना चाहिए था। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट दूसरा आपने किया है। जी, तिजारती खसारे की बात की है। बिल्कुल तिजारती खसारा कम हुआ है, लेकिन ये भी देखें उसमें गवर्नमेंट का कोई अपना कमाल नहीं है। ना तो इनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, ना इन्होंने अपनी सनतों को फ़रोग़ दिया है, उसमें किसी जिद्दत को मुतारफ़ करवाया है। ये वही रवायती तरीक़ेकार पर चल रहे हैं। तो मैं नहीं समझता ये जो इम्पैक्ट आया है इनके जो तिजारती खसारा काम हो वो इनकी वजह से हुआ है, क्योंकि बरामदा तो आपकी बढ़ेगी तो तिजारती खसारा कैसे काम हो सकता है? जो काम हुआ है उससे एक रीज़न है ना, ये सिर्फ कोरोना की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई। जो चीज़ें बाहर से आनी थी वो रुक गई। जितने भी ममालिक थे वहाँ आर्डर जिधर उधर के उधर ही ब्लॉक हो गए। तो अब ये गवर्नमेंट क्रेडिट लेना चाहे तो ले सकती है, लेकिन ये कि बनता नहीं है। तो ये तो एक नेचुरल फेनोमिना था, और इसको मैं नहीं समझता कि इसमें गवर्नमेंट ने कोई फातहा काम किया है जिसकी वजह से काम हुआ है। जी बिल्कुल, कुछ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू के हवाले से आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वो इस तरह से है, उसमें तो डेफिनेटली, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लोग रजिस्टर करवा लेते हैं, कुछ ऐसा उनको लोगों को होता भी नहीं है। लेकिन जब 134% इजाफा हुआ है, 100 बिल्कुल कारोबार जो है मुल्की सतह पर उसमें वसअत आई है, और आनी भी चाहिए। देखिए, आप जब आपकी लोकल चीज़ों में
वसत आएगी, जी जी लोकल मार्केट आपकी बूस्ट होगी, तो डेफिनेटली आपकी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो इंक्रीज करेगी, तो उससे आम आदमी के हालात में वाकई फर्क नजर आता है, उसका लाइफस्टाइल थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। अब की जो मौजूदा हालात जा रहे हैं पूरी दुनिया में, इधर इकोनॉमी जो स्टैंड करती है सर्कुलेशन ऑफ मनी पे ही करती है। सर्कुलेशन ऑफ मनी जरूरी नहीं है कि आपके पास कितने पैसे हैं, जरूरी ये है कि आप उनको किस तरह यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर पे मैं जो सवाल पूछना चाह रहा था कि बिजली और गैस के बिलों में जो है इन्होंने 100 अरब रुपया मुख्तस किया है, तो क्या आसिफ भाई ये आवाम के लिए रिलीफ नहीं है? आप बात कर रहे हैं कि आवाम को इससे इफेक्ट नहीं आएगा। जो 100 अरब रुपए मुख्तस किया है वो देखिए, इनके पास कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है ना, किन लोगों को रिलीफ देना है, कोई इन्होंने श्योर नहीं किया। आया इन्होंने सनत को ये रिलीफ देना है, या एक आम आदमी जो है, जो हमारा मजदूर तबका है, उसको रिलीफ देना है, या हमारे अदारों को रिलीफ देना है, इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया। ठीक है, अब ये 100 अरब रुपए ऊँट के मुंह में घास का तिनका देने वाली बात हो गई है। बिल्कुल तो आपकी बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट के कुछ इसमें अच्छे इकदाम भी सामने आए हैं। एहसास प्रोग्राम सामने आया है और तामीराती शोबे को इन्होंने जो है 30 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। कामयाब नौजवान स्कीम जो है इसके लिए इन्होंने 2 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, और जो मुकर्रा किया है मुख्तलिफ टैक्सों को, तो इसके बारे में आप क्या कहें? ये कामयाब नौजवान है, ये तो इन्होंने जाहिर सी बात है, जो गवर्नमेंट भी आके अपने जालों को नवाजती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, इसमें चीज़ें जो हैं या तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म जो है वो मुतारफ करवाया जाए, जिस आदमी को ये ले रहे हैं उसकी देखिए इनकी जो फिजिबिलिटीज होती हैं वही एक आम जो शख्स है, जो आम बिजनेसमैन है, वो कभी भी नहीं बना सकता। जो आपके कचहरी बाजार में बैठा हुआ है, या आपके कारखाना बाजार में काम करना चाहता है, या गली मोहल्ले की दुकान की नुक्कड़ पर दुकान बना के बैठा है, या दुकान बनाना चाहता है, वो कैसे आपको एक लंबी चौड़ी फिजिबिलिटी बोर्ड बना के दे सकता है? वो उसकी तो इतनी क्वालिफिकेशन ही, वो जाहिर सी बात है किसी के लॉयर के पास जाएगा, किसी बिजनेस कंसल्टेंट के पास जाएगा, वो उसको जाली डॉक्यूमेंट बना के उसको थमा देगी। ये तरीक़ाकार नहीं है, ये पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के साथ सूट नहीं करती ये चीज़ें। हमें देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का एनवायरनमेंट क्या है, हमारे लोगों की प्रैक्टिस क्या है। हमें अपने लोगों को उनकी ज़हनियत के मुताबिक, उनका जो तालीमी मेयार है, उनकी जो स्किल्स हैं, उसके मुताबिक हमें उनको उनके लिए जो है माली इस्लाहात जो हैं वो करनी पड़ेगी। जी अच्छा, और तालीमी निज़ाम और सेहत के इसमें असूल में इस गवर्नमेंट ने क्या किया है? आपके ख्याल में ये बजट इस चीज़ में अवाम दोस्त है कि नहीं? अच्छा, एक तालीमी निज़ाम का इतना बुरे हालात हैं, आप चारों सूबों की कंडीशन देख लें, आपको अगर थोड़ा सा नज़र बेहतर आता है तो नो डाउट के KPK में कुछ बेहतर तालीम का सेटअप मौजूद था और है। बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले हमारे 2 सूबे हैं, सिंध और बलूचिस्तान। जी बिल्कुल। वहाँ पे एक्चुअली जब तक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होगा तो तब तक वहाँ पे आप तालीम के हवाले से भी काम नहीं कर सकते। जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे गधे बधे हुए नज़र आते हैं, वहाँ पे आपको दारादारियाँ नज़र आती हैं, वो लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी बना हुआ है। वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके लिए कोई सिस्टम मौजूद नहीं है कि अच्छा, इसमें जो है आप देखें कि मादल के साथ आपकी बात कर रहा हूँ कि विद होल्डिंग टैक्स जो है ये तालीमी अदारों के इन्होंने ख़त्म कर दिया और शादी हाल में ख़त्म किया है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव मेरे ख्याल में काम आदमी को लग रहा है, क्योंकि ये सबक बाग को दिखाना ये जो विद होल्डिंग टैक्स जो है ना जी, ये देखिए प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट स्कूल सिस्टम था उसका था, तो प्राइवेट स्कूल तो पहले ही एक अवाम का बर्डन बने हुए माफिया है, जो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करती है, और गवर्नमेंट को इनकी ब्लैकमेल में आने के बजाय जब इनको ये रिलीफ दे रहे हैं तो उनसे रिजल्ट भी मांगे ना, उनसे कहें कि एक निसाब पे है, ये ऐसा निसाब तरतीब देते हैं, 2 किताबें किसी पब्लिशर की, 2 किसी की, 2 देगी, 2 देगी, 2 देगी, ला के वो एक सेटअप बना के दे देते हैं 5-10 हज़ार रुपये। मुझे ये बताएं 20,000 रुपये लेने वाला मजदूर आदमी, उसका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो वो कैसे उसको 10,000 रुपये की बुक्स लेके देगा? 8वीं क्लास का जो सिलेबस है 8 से 10,000 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। एक बच्चा जो 1 क्लास में पढ़ता है, कौन से तलीमी इस्लाहात कर रहे हैं, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं? और आप देखें, कल एक बात सवाल उठा था मेरे सामने, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, कि एक आम स्कूल है मुतवस्सित सा, उसके लिए भी उतना ही टैक्स है, और एक जो पाए के स्कूल जिन्हें हम पाए के फीस के हिसाब से मम्मी डैडी बच्चे पढ़ते हैं। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे मतलब कि एक आला तालीम जिसको आप कहते हैं
वहाँ पे वो देने के बराए नाम तालीम दी जाती है, वो उस स्टैंडर्ड को मुतय्यन कर दिया जाता है, उसको भी उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है, एक आम स्कूल भी उतना ही दे रहा है, और ये गोलियां भर भर के पैसे लेके जा रहे हैं बड़े स्कूल जो हैं। बिल्कुल जी ऐसे ही है। और यही तो बात, यही तो माफिया बैठा हुआ है। ये देखें अभी ये जिन ग्रुप्स के ये स्कूल्स हैं वो अंदरूनी खाना गवर्नमेंट ने कहा रिलीफ दें, उन्होंने ऑलरेडी अपनी 20% फी जो थी जनवरी में इंक्रीज कर दी थी। बदनसीबी देखें इन लोगों हमारे मुल्क की, कि बजाय कि ये अल्लाह के अजाब से डरते, ये कोरोना से खौफजदा होते, पता नहीं जिंदगी बचनी नहीं बचनी, उनको तो पैसा इकट्ठा करने की पड़ गई। अच्छा अब अगर गवर्नमेंट किसी को फोर्सली कहेगी तो क्या करेंगे, 20% काम कर, हमने जी काम कर दी। हालांकि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये लोगों को अपने स्कूलों में जो जिनके बैंक अकाउंट्स के थ्रू फीस ली जाती रही आज तक, आज इन्होंने अपने ऑफिस में बुला के बाई हैंड कैश देना शुरू कर दिया है लोगों से, और इसके प्रूफ मेरे पास मौजूद है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इन्होंने किस तरह से आवाम को लूटा हुआ है। आप किसी भी स्कूल का करके देख लें कि आया उन्होंने सैलरियाँ दी हैं, इन्होंने सैलरीज जो है उनको टीचर्स को ले ऑफ करके, पहले बेचारे 10-10 हज़ार रुपये 15-15 हज़ार पढ़ा रहे होते हैं, उनको 7-7 हज़ार रुपये 8-8 हज़ार रुपये पर तनख्वाह रहे हैं, और खुद ये अपनी यशियाँ इनकी कम नहीं हुई। तो लेकिन सारे का सारा बर्डन गरीब आवाम पे, गरीब पेरेंट्स पे डाल दिया गया है। और तालीम के नाम पे इन्होंने, देखिए गवर्नमेंट अगर देती है तो गवर्नमेंट ने अपने स्टाफ को बिजी किया है, गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च की है, उन्होंने अपने जो बच्चे थे, चाहे वो ठीक है मैं मानता हूँ उनके पास एक्सेस नहीं है, लेकिन एक फैसिलिटी तो उन्होंने मुतारफ करवाई ना, एक जिद्दत तो आई है। हाँ जी, जितना तो कुछ डाउनलोड करके किसी ले दे के वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं वो देख सकता है लेक्चर। लेकिन इनका निज़ाम क्या है, इन्होंने 3 महीने से पूछा तक नहीं कि इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मालूम है कि किसी भी जो स्टेट है उसकी जिम्मेदारी होती है सेहत और तालीम देना, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सेहत और तालीम ही 2 कारोबार पाकिस्तान में रह गए थे कि जो कारोबार अच्छे उसमें अंदाज में चल रहे थे, बाकी कोई कारोबार भी है जो गवर्नमेंट ने किसी का लायक नहीं छोड़ा था। लेकिन इन 2 कारोबार में, अच्छा तालीम पे बात हो गई, महकमा सेहत के लिए या सेहत की बेहतरी के लिए कोई भी इक़दाम इसमें नजर नहीं आया मुझे बजट में देखने में, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? सेहत तो बुनियादी जरूरत है, लेकिन सेहत जो हाल हमारा तलीमी निज़ाम का है, इससे बदतर हाल हमारा सेहत के निज़ाम का है। सेहत का तो ये हालात है, जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट होते हैं रूरल एरिया में, वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं होता। वहाँ पर डिस्पेंसर कहते हैं ना कि ये अताई डॉक्टर हैं, वो गरीबों की रोजी, वही डिस्पेंसर तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेसिक हेल्थ यूनिट किसी में भी चले जाएं, वो वहाँ बैठा प्रैक्टिस कर रहा होता है मरीजों को पेशेंट। मैं कोट करता चलता हूँ, यहाँ पे ठिकरी वाला फैसलाबाद के नवाब में एक काफ़ी बड़ा कस्बा है, वहाँ पर मेरा एक दिन जाने का इत्तेफाक हुआ। ना तो वहाँ पे जो मुतय्यन है लेडी MBBS डॉक्टर, ना तो वहाँ पे वो थी, और ना ही डॉक्टर साहब तशरीफ फरमा थे। अब वहाँ पे वो स्टोर इंचार्ज था या सीनियर उनका टेक्नीशियन था, वो मेडिसिन लिख के दे जा रहा है, और ऊपर से जुल्म ये पता क्या कर रहे हैं, वो जो एक स्लिप गवर्नमेंट अपने पास रखती है और कॉपी जो है वो पेशेंट को दे दी जाती है, ठीक है जी, या पेशेंट को ओरिजिनल दिया जाता है गवर्नमेंट कॉपी, वो दोनों स्लिप ले रहे हैं ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। उन पे चेक किसने रखना है? आप पैसे देते हैं लोगों को, आप लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं इस हिसाब से। बिल्कुल सर, ये कहते हैं ना कि जी फलां अताई बैठा हुआ है, ये अताई खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके नाक के नीचे चाह के तले अंधेरा, इनके नाक के नीचे ये सारी चीजें पा रहे हैं ये साइड। बिल्कुल सर, आप किसी भी एक तो बेसिक हेल्थ यूनिट है जो कि सिटी प्रीमिसेस में आते हैं, वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। एक मैं जानता हूँ एक ऐसे डॉक्टर भी, मैं सबको जो खुद ड्यूटी करते हैं, आप उनका जो बेसिक हेल्थ यूनिट है, आप कभी चले मेरे साथ विजिट करें, मैं दिखाता हूँ। वो ऐसे है जैसे उनका प्राइवेट क्लिनिक हुई थी, उन्होंने फैसिलिटी वहाँ पे बता रहा हूँ, कोई पहचान नहीं सकता कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उन्होंने इतना नीट एंड क्लीन, और किसी बंदे की जरूरत नहीं वहाँ पर लेट आए, और किसी की जरूरत नहीं वहाँ पर 2 नंबरी करे। मेडिसिन वहाँ पे अवेलेबल होती है, डॉक्टर साहब से कहें भी कि मेडिसिन हमें आप लिख के दे दें, हम बाहर से पढ़े, वो कहते हैं जब हमारे पास मौजूद है हम क्यों लिख के दें, और बड़ी ईमानदारी के साथ वो अपनी ड्यूटी करके जाते हैं। ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से ये माजरा बचा हुआ है, बाकी हाल कोई नहीं है। महकमा सेहत का तो हाल कोई नहीं है, और जो है सेहत के निज़ाम का हमारे तो सेहत के निज़ाम के हवाले से आपने जो बात की, यहाँ पे सबसे बड़ा जो ब्लेंडर है वो ये है कि ये किसी अच्छी कंपनी से मेडिसिन नहीं लेते। जो आइब्रोफल सिरप ले रहे हैं या दूसरी ले रहे हैं, वो लोकल कंपनी से ले रहे हैं। तो जो आपके बच्चे हैं, जो आपके वहाँ पेशेंट जाते हैं, वो बजाय ठीक होने के और उनकी मजीद बीमारी बढ़ती जा रही है।
آپ کم از کم کسی سرٹیفائڈ جو کمپنیز ہیں، جیسے کہ ہم نواز شریف کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن اس کے دور میں کم از کم جو اچھی کمپنیز تھیں وہاں سے نوٹیشن آ رہی تھی. ابھی لوکل کمپنیاں لاہور کی مقامی کمپنیوں سے، فیصلہ آباد کی مقامی کمپنیوں سے ٹینڈر لے کے وہ شیرہ بھر بھر کے لوگوں کو پلائے جا رہے ہیں. ان سے آرام کسی کو کھا پائے گا؟ جی آپ کی یہ جو ہے یہ جائز ہے، اور یہ ہمارے صحت کے نظام کا کافی فقدان ہے ادھر. اور اچھا، اس بجٹ کے حوالے سے میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس بجٹ میں تاجروں کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کہ یہ جو نان فائلر ہیں ان کے لیے 50,000 سے کم کی جو خریداری تھی اس پہ تھا شناختی کارڈ سے مستثنا تھے کہ شناختی کارڈ نہیں دینا پڑے گا. اب اس نے گورنمنٹ نے اس کو بڑھا کر 1,00,000 روپیہ کر دیا ہے. تاجروں کی بڑی دیر کی آواز تھی یہ، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل تاجر حق پہ تھے. جو بات ہے وہ جس کی ہے ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے. تاجر بالکل صحیح بات کر رہے تھے. آپ اپنے روپے کی ویلیو تو دیکھیں. آتا کیا ہے 50,000 روپے میں آتا کیا ہے؟ ایک بندے نے اس کا جوسر خراب ہو گیا، ایک اس نے جوسر لینا ہے، ایک اس نے کوئی اور الیکٹرانک مشین، شیونگ مشین لینی ہے الیکٹرانک، یا کوئی اور چیز لینی ہے، اور ساتھ گھر کا راشن لینا، تو 50,000 تو اس کا نکل جائے گا. جی بالکل. آپ ایک سمپل شاپنگ کی دکان پہ جائیں، 20-25,000 روپے آپ کا وہ راشن کا بل بن جاتا ہے، جس میں آٹا، چینی، دالیں اور یہ چیزیں زندگی کی چیزیں، بنیادی کچن آئٹم جن کے ساتھ کچن چلتا ہے، آٹا، گھی، چینی اور یہ مسالہ جات اور دالیں، یہ آپ لیں گے تو آپ کا 16 سے 18,000 روپے، اس میں 20,000 روپے بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی 50,000 تک لمیٹیشن بنائے. کسی یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کے روپے کی ویلیو کیا ہے، کتنا سامان آ سکتا ہے، کتنا نہیں آ سکتا. جو تعیشات زندگی ہیں، جو لگژری آئٹم ہیں، ان پہ لگائیں، دیکھیں وہ کون لے کے جاتا ہے. اچھا آصف بھائی، رواں سال آپ کے نظر میں کیسا گزرے گا؟ سر آنے والا سال جو ہے نا وہی صاحب، مجھے بہت مشکل ٹائم نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے، اور خاص کر پاکستان کا جو کم آمدنی والا طبقہ ہے اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان سے محفوظ رکھے. اور صبر کی توفیق دے جو حساب جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، صبر کے سوا ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو امتحان ہوگا وہ ہمارے کسان کے لیے ہوگا. جتنا اس کا نقصان ہو چکا ہے، اکاڑا میں لوگوں نے بھوک سے بچنے کے لیے فصلیں تو ان کی اجڑ گئیں، انہوں نے 5-6 ہزار روپے کی وہ ٹڈی پکڑ کے محکمے کو سیل کی ہے. اب کیا کریں، وہ مرتے کیا نہ کرتے، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا نا پیٹ پالنے کے لیے. ابھی وہ ایکسپیریمنٹل بیسس میں پتہ نہیں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. آیا اس کو فیڈ میں استعمال بھی کیا جا سکے گا یا گورنمنٹ کو سراسر نقصان ہی ہوگا. جی اسی کے ساتھ آصف بھائی شکریہ آپ کا. آپ نے اپنے جو ایک ٹائم دیا اور اچھے نالج سے ہمیں آگاہ کیا. اور میں اس کے ساتھ آخر کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کا، اس پروگرام کا، کہ اللہ پاک ہمیں استقامت دے، اور اللہ پاک ہمیں جو ہے اپنے جو ہماری حکمرانے والا ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ عام آدمی کے بارے میں سوچ سکیں. جی شکریہ.